दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप अवगत हैं कि अभी पीएससी और डीएससी के निष्पादन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है। इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे एक शिकायत है कि आप ना तो पूरा वीडियो को देखना चाहते हैं, ना इस विषय से संबंधित कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं। नतीजा यह होता है कि जो कार्य किया जाना है और उसे किस तरीके से किया जाना है, उसका निष्पादन किस तरीके से सही और शुद्ध तरीके से किया जाए, इस चीज़ों को भली भांति ना समझने के कारण आपके द्वारा कार्य यदि संपन्न कर भी लिया जाता है तो उसमें त्रुटियां रह जाती है और पीएससी और डीएससी के निष्पादन से संबंधित आयोग का जो प्रयास है वह अंततः निरर्थक साबित हो जा रहा है। एक्चुअली विद इन पार्ट और अक्रॉस द पार्ट विद इन कंस्टिट्यूएंसी के मामलों में आयोग के द्वारा जो फोटो सिमिलरिटी और डेमोग्राफिकली सिमिलरिटी से संबंधित प्रविष्टियां आपको उपलब्ध कराई गई थी, उसके वेरिफिकेशन और उसके डिस्पोजल के संबंध में आपके द्वारा जो भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था, उस प्रतिवेदन की जांच की प्रक्रिया में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि प्रायः बीएलओ के द्वारा इलेक्टर के वेरिफिकेशन के क्रम में उनसे संबंधित जो प्रविष्टियां थी उसे ओरिजिनल मार्क करते हुए सबमिट कर दिया गया है, जबकि यह सुनिश्चित किया जाना था कि जो प्रविष्टियां दी गई है उसमें से किसी एक स्थान पर ही उसकी प्रविष्टियां सही हो सकती है और दूसरे स्थान पर जहां उससे संबंधित फोटो या उससे संबंधित दोहरी प्रविष्टि का प्रमाण मिलना था, उसे प्रविष्टियों को चिन्हित कर उसे डिलीट किया जाना था। और इस तरह की गलतियों का जो सबसे मुख्य कारण जो प्रकाश में आया है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने इन प्रविष्टियों का निष्पादन किस तरीके से किया जाना है, इस विषय को आपने समझा ही नहीं। तो इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर समझते हैं कि फोटो सिमिलर एंट्री क्या है और डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री किसे कहते हैं। तो दोस्तों, फोटो सिमिलर एंट्री वैसे एंट्री को कहा जाता है जहां दो या उससे अधिक प्रविष्टियों में सिमिलर फोटो पाया जाता है। दरअसल मतदाता सूची में आपने देखा होगा कि एक से अधिक इलेक्टर के मामलों में एक समान फोटो पाया गया है, जैसा कि आपने विद इन पार्ट में किया है और जैसा कि आपने अक्रॉस द पार्ट के मामलों में किया था। एक्चुअली इसी प्रकार के प्रविष्टियों को विद इन पार्ट, अक्रॉस द पार्ट और अक्रॉस द एसी विद इन डिस्ट्रिक्ट के संबंध में अभी उपलब्ध कराया गया है। दरअसल फोटो सिमिलर एंट्रीज के मामलों में प्रायः फोटो में सिमिलरिटी होती है, जबकि उस इलेक्टर से संबंधित जो अन्य प्रविष्टियां होती है वह डिफरेंट हो सकती है। उदाहरण स्वरूप हो सकता है कि वह प्रविष्टियां बिल्कुल डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज की तरह हो, अर्थात एक ही इलेक्टर का दो जगह नाम, दो स्थानों पर नाम आ गया हो, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि जो दूसरी प्रविष्टियां होती है उसमें नाम में कुछ भिन्नता हो सकती है, उसके रिलेशन जो रिलेटिव का नेम है उसमें कुछ भिन्नताएं मिल जाती है। तो एक्चुअली में फोटो के सिमिलरिटी के कारण ऐसे प्रविष्टियों को आइडेंटिफाई करते हुए उसका जो क्लस्टर बनाया गया है उसे फोटो सिमिलर एंट्रीज की तरह रखा गया है, अर्थात उसके जो फोटो है उसमें सिमिलरिटी के कारण वह फोटो सिमिलर एंट्री है। जबकि डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज का अर्थ यह है कि उसके जो इलेक्टर हैं उस इलेक्टर के उसके नाम में उसके जो रिलेशन के टाइप हैं, जो रिलेटिव का जो नाम है, जो उसका जेंडर है, जो इसका एज है, उसका फोटो और उसका एड्रेस, इन सभी चीज़ों में समानता हो सकती है या कोई भी एक या दो प्रविष्टियां आपको डिफरेंट मिल सकता है। जैसा कि आप देखेंगे कि अक्रॉस द एसी विद इन डिस्ट्रिक्ट के मामलों में आपको हो सकता है कि एक या दो प्रविष्टियां आपको भिन्न मिले, क्योंकि जब दो स्थान अलग अलग स्थानों की प्रविष्टियां होगी तो स्वाभाविक है कि उसके एड्रेस में अंतर होगा। इसी तरह हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह की प्रविष्टियां भी मिले जिसमें फोटो में सिमिलरिटी नहीं रहेगी, लेकिन वह डीएससी के अंतर्गत पाया जाएगा। कारण है कि उसके जो अन्य प्रविष्टियां हैं, जैसे उसका नाम है, उसका जो रिलेशन का प्रकार है, जो रिलेटिव का नाम है, जो उसका एज है, जो उसका जेंडर है, उसमें सिमिलरिटी पाई गई है। तो बेसिकली इन दो जो डिफरेंसेज है, इस दो विशिष्ट अंतरों को समझते हुए आपको अक्रॉस द एसी
विद इन डिस्ट्रिक्ट का जो चेकलिस्ट उपलब्ध कराया जाना है उसके आधार पर आपको आगे सत्यापन करना है, और वैसे जो मामले हैं जो पीएससी और डीएससी के अंतर्गत पाए गए हैं उसका आपको निष्पादन करना है। तो इस प्रकार की जो प्रविष्टियां आपको उपलब्ध कराई जानी है वह आपके द्वारा पूर्व में विद इन पार्ट और अक्रॉस द पार्ट के मामलों में जिस तरीके से निष्पादन किया गया था उससे कुछ भिन्न तरीके से इस पर कार्य किया जाना है, और इस पर किस तरीके से कार्य किया जाना है इसे भी आप भली भांति समझ लें। तो दोस्तों, आपने अभी तक विद इन पार्ट और अक्रॉस द पार्ट के मामले में आपको चेकलिस्ट आपके बीएलओ ऐप पर ही उपलब्ध करा दिया गया था, और बीएलओ ऐप के माध्यम से ही डिजिटली आपको संबंधित इलेक्टर का वेरिफिकेशन करना था। लेकिन अक्रॉस द एसी विद इन डिस्ट्रिक्ट के मामलों में आपको मैनुअली संबंधित इलेक्टर का वेरिफिकेशन करना है। इसके तहत आपको फॉर्मेट ए, कंफर्मेशन लेटर और चेकलिस्ट, ये तीनों ही चीज़ें आपको मैनुअली उपलब्ध कराई जाएगी। यह संभव है कि आप में से कई बीएलओ को ये चीज़ें उपलब्ध भी हो गई होगी। तो अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि यह फॉर्मेट ए क्या है, और ये कंफर्मेशन लेटर क्या है, और ये चेकलिस्ट क्या है। तो दरअसल फॉर्मेट ए के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसे काफ़ी विस्तार से समझाया था। दरअसल फॉर्मेट ए एक प्रकार का नोटिस है। फॉर्मेट ए के द्वारा मूलतः उस इलेक्टर को संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा एक सूचना दी जाती है कि आपका नाम इस स्थानों पर दर्ज पाया गया है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 है, उस धाराओं के तहत संबंधित इलेक्टर को यह सूचना दी जाती है कि सामान्य तौर पर आप जहां निवास कर रहे हैं तो आपका नाम उस स्थान की मतदाता सूची में ही आपको दर्ज रखना चाहिए। तो वह इलेक्टर सामान्य तौर पर जहां निवास कर रहा है उस स्थान के संबंध में वह संबंधित कॉलम पर अपना टिक लगाएगा और अपना हस्ताक्षर दर्ज करते हुए कंफर्मेशन लेटर में वह इसकी सूचना संबंधित यारों को उपलब्ध कराएगा। यह जो कंफर्मेशन लेटर है और यह जो फॉर्मेट ए है, यह संबंधित इलेक्टर को बाय पोस्ट भी भेजा जा रहा है, और बीएलओ के माध्यम से भी इस बार मैनुअली उसका वेरिफिकेशन कराया जाना है। तो पूर्व में जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की गई थी, उस प्रक्रिया के दौरान संबंधित इलेक्टर को बाय पोस्ट यह नोटिस फॉर्मेट ए उसके साथ कंफर्मेशन लेटर भेजा गया था बाय स्पीड पोस्ट। तो पूर्व में जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपादित की गई थी, उस प्रक्रिया के क्रम में संबंधित इलेक्टर को बाय स्पीड पोस्ट यह नोटिस फॉर्मेट ए और कंफर्मेशन लेटर पोस्ट किया गया था, जबकि इस बार वह नोटिस और कंफर्मेशन लेटर उन्हें बाय पोस्ट भी किया जा रहा है और उसका वेरिफिकेशन बीएलओ के स्तर से मैनुअली भी कराया जा रहा है। तो यह स्पष्ट है कि फॉर्मेट ए क्या है। फॉर्मेट ए नोटिस है जो ईआरओ के द्वारा संबंधित इलेक्टर को भेजा जा रहा है, जिसमें उसकी प्रविष्टियों से संबंधित उन्हें सूचनाएं दी जाती है, और उसके साथ एक कंफर्मेशन लेटर होता है, जिस कंफर्मेशन लेटर में संबंधित इलेक्टर से यह सूचना प्राप्त की जाती है कि वह जिस स्थान पर सामान्य तौर पर निवास कर रहे हैं उस स्थान पर की मतदाता सूची में वह अपना नाम दर्ज रखें और उससे संबंधित सूचना ईआरओ को उपलब्ध कराएं। इस संबंध में एक अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही है वह है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में उसी इलेक्टर के संबंध में डिटेल होते हैं। उसमें यदि 2 से अधिक इलेक्टर की सूची है तो वो 2 से अधिक इलेक्टर का डिटेल आपको वहां चेकलिस्ट में मिलेगा, और उस चेकलिस्ट में आपको संबंधित इलेक्टर से एक एक प्रविष्टियों के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जैसे यदि कोई सुरेश नाम का कोई इलेक्टर आपके मतदान केंद्र क्षेत्र यानी कि आपके पार्ट में निवास कर रहा है और आपके मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज पाया गया है, तो आप सुरेश से मिलकर उसके प्रविष्टियों के संबंध में पहला जांच करेंगे कि उनका फोटो बिल्कुल उसी का है। यदि हाँ, तो आप उसको ओरिजिनल मार्क करना है। यदि संबंधित इलेक्टर के द्वारा आपको यह सूचना दी जाती है कि नहीं, यह फोटो उनका नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको संबंधित इलेक्टर से उनका फोटो कलेक्ट करते हुए आपको मैनुअली फॉर्म 8 बीएलओ ऐप के माध्यम से भरना है।
ठीक इसी तरीके से यदि कंसर्न्ड इलेक्टर के वेरिफिकेशन के क्रम में आपको यह सूचना प्राप्त होती है कि वह इलेक्टर अब इस पते पर सामान्य तौर पर निवास नहीं कर रहा है, वह कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो गया है या उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें शिफ्टेड या डेथ जैसी भी स्थिति हो मार्क करते हुए उनका फॉर्म 7 प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इसी तरीके से यदि उनके संबंध में यह सूचना प्राप्त होती है कि वह ओरिजिनल है तो आप उसे ओरिजिनल मार्क करेंगे, लेकिन उसमें उस चेकलिस्ट में और भी जो जिस इलेक्टर के संबंध में सूचनाएं दी गई है उस इलेक्टर के संबंध में भी आपको उसी इलेक्टर से पूछते हुए यह सूचना प्राप्त करना होगा कि क्या आप उस इलेक्टर को जानते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरेश नाम का कोई इलेक्टर था जिससे आपने वेरिफिकेशन के क्रम में उनसे संबंधित सूचनाएं प्राप्त की। अब यह हो सकता है कि किसी विद इन डिस्ट्रिक्ट के उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी दूसरे विधानसभा में कोई इलेक्टर है जिसका फोटो सुरेश के फोटो से सिमिलर है, तो वैसी स्थिति में आप उस दूसरे विधानसभा के रमेश नाम के उस इलेक्टर के संबंध में भी सुरेश से यह सूचना प्राप्त करेंगे कि क्या आप इस रमेश नाम के इलेक्टर को जानते हैं जिसके नाम के समक्ष आपका फोटो अंकित है। यह संभावना हो सकती है, आप इन संभावनाओं पर भी विचार करेंगे कि यह संभावना उस इलेक्टर के द्वारा बताया जा सकता है, यह सूचना उस इलेक्टर के द्वारा आपको दी जा सकती है कि संबंधित स्थान पर वह कभी रह रहा होगा और उस रहने के क्रम में ही उनका नाम वहां पर दर्ज हो सकता है। यह कि वह रमेश नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने उस स्थान पर रहने के क्रम में अपना नाम मतदाता सूची में रमेश नाम से दर्ज कराया था। आपको इन संभावनाओं पर भी विचार करना है, अन्यथा उस इलेक्टर के द्वारा अर्थात सुरेश के द्वारा आपको रमेश के संबंध में यह सूचना भी दी जा सकती है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता हूं, वह कौन सा व्यक्ति है, उस स्थान पर मैं पहले कभी रहा भी नहीं हूं। तो स्वाभाविक है कि उसके संबंध में उस इलेक्टर यानी कि सुरेश से आपको रमेश के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो आप यहाँ नो इन्फॉर्मेशन मार्क करेंगे और इस तरीके से उसका चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन पूर्ण होता है। लेकिन उस चेकलिस्ट के निचले हिस्से में आपको संबंधित इलेक्टर से एक सिग्नेचर भी हस्ताक्षर भी प्राप्त करना है ताकि यह स्पष्ट रहे कि आपने जो वेरिफिकेशन किया है वह वेरिफिकेशन संबंधित इलेक्टर से पूछताछ के क्रम में किया गया है, अर्थात आपने संबंधित इलेक्टर का भौतिक सत्यापन किया है, उनको चेकलिस्ट दिखाया है, उनसे चेकलिस्ट के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की है। दोस्तों इस वेरिफिकेशन के क्रम में आपको जो कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा वह कंफर्मेशन लेटर आपको संबंधित इलेक्टर को दिखाना है कि ईआरओ के द्वारा आपके प्रविष्टियों के संबंध में यह नोटिस निर्गत किया गया है और जो कंफर्मेशन लेटर आपको उपलब्ध कराया जाएगा उस कंफर्मेशन लेटर में भी संबंधित इलेक्टर से टिक लगवा लेना है कि वह इस स्थान पर रहना चाह रहे हैं, अर्थात सामान्य तौर पर वह जहां निवास कर रहे हैं उस स्थान पर की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज रखें और अन्य स्थान पर जो उनकी प्रविष्टियां हैं उसके संबंध में वहां वह सूचना अंकित करें कि क्या वह उस इलेक्टर को जानते हैं या वह उस इलेक्टर के संबंध में कोई सूचनाएं रखते हैं अथवा वह उस इलेक्टर को नहीं जानते हैं, उनके संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ इस तरह की सूचनाएं भी आप कंफर्मेशन लेटर में मेंशन करा लें और साथ ही कंफर्मेशन लेटर में उनका सिग्नेचर प्राप्त करते हुए उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। आपको ध्यान रखना है कि यह सभी कार्य बिल्कुल ही मैनुअल किए जाने हैं, इसमें बीएलओ ऐप का कहीं कोई रोल नहीं है। बीएलओ ऐप का सिर्फ एक ही रोल है कि आपको बीएलओ ऐप के फॉर्म्स सेक्शन में जाकर वहां से आपको फॉर्म 7 अथवा फॉर्म 8 यथास्थिति आपको वेरिफिकेशन के क्रम में जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक आपको फॉर्म्स वहां फिलअप करने हैं। तो आपको फॉर्म 7 और फॉर्म 8 मैनुअली कलेक्ट करना है। यदि संबंधित इलेक्टर का फोटो चेंज किया जाना है तो आप उनका फोटो प्राप्त करेंगे। यदि संबंधित इलेक्टर के द्वारा स्वयं के संबंध में यह कोई ऐसी कोई सूचना उपलब्ध कराई जाती है कि उनका नाम गलत है या उनका कोई अन्य डिटेल गलत है तो उसके संबंध में भी उनसे
कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ प्राप्त कर लेंगे। और चूंकि ये फॉर्म बीएलओ ऐप के माध्यम से मैनुअली भरा जाना है, तो आप उस इलेक्टर की अन्य प्रविष्टियों के संबंध में भी यहाँ सुधार कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से डीएससी के मामलों के संबंध में आपको जो चेकलिस्ट उपलब्ध कराया गया है और उसमें जो भी प्रविष्टियां हैं उसके संबंध में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कि क्या वह इलेक्टर आपके पार्ट में रह रहा है। यदि वह रह रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको उस संबंधित इलेक्टर से मिलकर आपको यह ज्ञात करना है कि क्या वह उनका ओरिजिनल प्रविष्टि है। क्योंकि डीएससी के मामलों में ऐसा देखा गया है कि उस इलेक्टर का नाम एक से अधिक पार्ट में दर्ज पाया गया है। स्वाभाविक है कि नियमानुसार उन्हें एक स्थान पर ही अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप उनसे यह मंतव्य प्राप्त करेंगे कि वह अपना नाम किस पार्ट की मतदाता सूची में दर्ज रखना चाहते हैं। यदि यह इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होता है कि जो दूसरी प्रविष्टि है वह भी उन्हीं व्यक्ति का है, उसी इलेक्टर का है, तो ऐसी स्थिति में आप पहली प्रविष्टि को ओरिजिनल मार्क करेंगे और दूसरी प्रविष्टि को डुप्लीकेट मार्क करेंगे। जब इस तरीके से वेरिफिकेशन किए जाने के उपरांत अब आपके समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या उसका फॉर्म 7 भरना है। तो जी हाँ, आपको निश्चित रूप से यहाँ फॉर्म 7 भरने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में आपके द्वारा जो फॉर्म 7 भरा जाएगा, फॉर्म 7 सबमिट होने के बाद उसका जो रेफरेंस आईडी नंबर जनरेट होता है, उस रेफरेंस आईडी को आप अपने चेकलिस्ट पर मेंशन कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से फोटो सिमिलर एंट्रीज के निष्पादन के क्रम में आपको फॉर्म 7 अथवा फॉर्म 8 यथास्थिति जो फॉर्म फिलअप करना है या जो फॉर्म डिजिटाइज करना है, उसके उस प्रक्रिया में आपको जो रेफरेंस आईडी प्राप्त होगा, उस रेफरेंस आईडी को आप संबंधित चेकलिस्ट पर निश्चित रूप से मेंशन करेंगे। सत्यापन कर लेने और फॉर्म के डिजिटाइजेशन के बाद आपको संबंधित ईआरओ अथवा एईआरओ के द्वारा जो भी चेकलिस्ट, कंफर्मेशन लेटर और उपलब्ध कराया गया था, उस चेकलिस्ट और कंफर्मेशन लेटर के साथ ही साथ आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी भी ईआरओ अथवा एईआरओ को उपलब्ध करा देना चाहिए। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कंफर्मेशन लेटर पर भी संबंधित इलेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। वह इलेक्टर जो आपके पार्ट में रह रहा है या जिसका नाम आपके पार्ट में था, यदि आप उनसे भौतिक सत्यापन के क्रम में मिलते हैं तो निश्चित रूप से कंफर्मेशन लेटर में उनका सिग्नेचर प्राप्त करना चाहिए। वह किस स्थान पर निवास कर रहे हैं और किस स्थान की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज रखना चाहते हैं, उस प्रविष्टि पर वह टिक हुई लगाएंगे। ठीक इसी तरीके से चेकलिस्ट में यथास्थित चिन्हित स्थान पर उनका सिग्नेचर लेना सुनिश्चित करेंगे। और यह प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात फॉर्म 7 में आप फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ आप उन सभी चीजों को एईआरओ कार्यालय को रिटर्न कर देंगे। तो अब स्वाभाविक है कि आपके मन में यह जिज्ञासा उठ रहा होगा कि यह वेरिफिकेशन कब तक पूर्ण कर लिया जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अवगत होंगे कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है और मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त दावा आपत्तियों के निष्पादन की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। और किसी भी परिस्थिति में जो प्रपत्र 7 दिन पूर्व प्राप्त किए जाएंगे, उनका डिजिटाइजेशन होगा, उन्हीं आवेदनों को अगले 7 दिन के बाद निष्पादित किया जा सकता है। तो यदि दावा आपत्ति निष्पादन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है तो स्वाभाविक है कि कम से कम उसके 7 दिन पूर्व आवेदन प्राप्त हो जाने चाहिए। यानी कि आपको 2 से 3 जनवरी तक सभी चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन पूर्ण कर लेना है और वेरिफिकेशन पूर्ण करने के उपरांत आपको फॉर्म 7 अथवा फॉर्म 8 जो भी मैनुअली आपके द्वारा कलेक्ट किया गया है, आपको कलेक्ट करते हुए उसे बीएलओ ऐप के माध्यम से फॉर्म 7 अथवा फॉर्म 8 के रूप में डिजिटाइज करना है। और जो भी प्रपत्र आपको उपलब्ध है वह सभी प्रपत्र आप ईआरओ अथवा एईआरओ कार्यालय में जमा करा दें। तो दोस्तों, डीएससी और पीएससी क्रॉस दी एसी विद इन डिस्ट्रिक्ट
के निष्पादन के संबंध में समान तौर पर यही निर्धारित प्रक्रिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो। तो दोस्तों कैरी ऑन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।